वार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का पहला दिन कैसा रहा? सबसे पहले आपको इसकी झलक दिखाते हैं। वाह! यूक्रेन में रण, यूरोप में वंदे मातरम। यूरोप में भय, बर्लिन में भारत माता की जय। देश हित में आज आपको दिखाएंगे वार पर प्रधानमंत्री मोदी के आगे कैसे खड़ी हुई बर्लिन की नई दीवार। पीएम मोदी ने यूरोप को पुतिन से बचाने का क्या मंत्र दिया, आज आपको देश हित में पता चलेगा। यूरोप में मोदी, अब जंग रुकेगी। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पसंद करते हैं और व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन भी। इसलिए अगर यूरोप में वॉर के बीच प्रधानमंत्री यूरोप दौरे पर गए हैं तो ये इस बात का संकेत है कि शायद ये दौरा यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने के लिहाज से भी अहम हो। आज प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, जर्मनी में है। बर्लिन में जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का हुआ और फिर उन्होंने बर्लिन में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से बात की। दोनों नेताओं ने साझा बयान जारी किया। जर्मनी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में आने का न्योता दिया। इस बीच जैसी उम्मीद थी वही हुआ। रशिया और यूक्रेन वॉर पर भी दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस युद्ध में कोई विजयी नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। तो जर्मनी के चांसलर ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन को युद्ध खत्म करना चाहिए, रोक देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है और यही समाधान का एकमात्र रास्ता है। वहीं जर्मन चांसलर ने कहा रशिया ने इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर पर क्या कहा, सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनवाते हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। तो आपको यहां समझना होगा कि यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात उन नेताओं से हो रही है जो रशिया के दुश्मन माने जाते हैं, जो प्रेसिडेंट पुतिन को नापसंद करते हैं। जर्मनी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जर्मन चांसलर से मिल चुके हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में जर्मनी का क्या रोल रहा है? जर्मनी ने रूस पर एक्शन लेते हुए अपने यहां काम कर रहे रशियन राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। आपको याद होगा, ये बड़ा कदम उठाया गया था जर्मनी द्वारा। इसके अलावा यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था और कई हथियार भी दिए थे। यूरोप दौरे के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। फ्रांस भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया। आपको याद होगा, इमैनुअल मैक्रों प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की दोनों ही नेताओं से कई बार बातचीत की उन्होंने कोशिश की और इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। अब इमैनुअल मैक्रों खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और बड़ी बात, प्रधानमंत्री के इस दौरे में नॉर्डिक देशों की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे। स्वीडन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री भी इसमें मौजूद रह सकती हैं। ये वो देश हैं जो अभी तक तटस्थता की बात करते रहे हैं। तटस्थता की बात करने वाले देश फिनलैंड और स्वीडन अब नेटो में शामिल होने जा रहे हैं। इस समय यूक्रेन के बाद रशिया के टारगेट पर स्वीडन और फिनलैंड है। प्रधानमंत्री की यह बैठक, यूरोप दौरे से जुड़ी हर बात और अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। और आज जब प्रधानमंत्री जर्मनी पहुंचे तो क्या हुआ, किस तरह उनका जोरदार स्वागत हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए।
यूरोप में पुतिन का खौफ चल रहा है, वहां अगर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं तो ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। वंदे 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 भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। जिस यूरोप में 2 महीने से ज्यादा समय से जंग हो रही है और जब भारत पर रूस के खिलाफ खड़े होने का दबाव बढ़ रहा हो, ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप जाना आम बात नहीं है। पीएम मोदी का यूरोप दौरा जर्मनी से शुरू हुआ है, लेकिन इस दौरे को सिर्फ विदेश दौरे की तरह मत देखिए। युद्ध के समय में ये दौरा एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जिसमें पास होने का मतलब है दुनिया को नए भारत का एहसास कराना। जर्मनी में कदम रखने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, सबसे पहले आपके लिए ये सुनना जरूरी है। ये समय भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का है। हमारा परिश्रम केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति से पूरी मानवता का कल्याण जुड़ा है। हमें दुनिया को ये एहसास दिलाना है कि अपने इस आदर्शों पर चलते हुए हम एक नया भारत भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, उसे देखकर दुनिया दंग रह गई होगी। पहले आपको बर्लिन में पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम को एयरपोर्ट पर जर्मनी की सेना के बड़े अफसरों ने रिसीव किया और उसके बाद पीएम जब होटल एडलॉन केम्पिंस्की पहुंचे तो वहां का नजारा ऐसा था मानो बर्लिन नहीं दिल्ली हो। जर्मनी में रह रहे भारतीय मूल के नागरिक काफी संख्या में यहां सुबह 4 बजे से मौजूद थे और जब पीएम मोदी आए तो वो सबसे मिले, हाथ मिलाया, सेल्फी दी और वहां मौजूद 2 बच्चों ने तो मोदी का दिल जीत लिया। ये बच्ची मान्या मिश्रा है, जिसने एक दिन पहले ही पीएम मोदी के लिए पेंटिंग बनाई थी। उन्होंने न सिर्फ पेंटिंग देखी बल्कि अपना ऑटोग्राफ भी दिया। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? क्योंकि आप मेरे कुछ आइकॉन कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के पीछे। और जर्मनी में रहने वाले भारत के इस नन्हे चिराग ने जब देशभक्ति की कविता सुनाई तो प्रधानमंत्री ने भी कहा, शाबाश। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म सबका मैं ही ले लो। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। वाह बढ़िया। पीएम मोदी के सम्मान में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। उन्होंने भारतीय रंग में रंगे कलाकारों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। आज एक पैक डे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आज जर्मनी में हमने देखा कि कैसे जो डायस्पोरा है उन्होंने स्वागत करा प्रधानमंत्री का और सेलिब्रेशंस हुई। मैं इस वक्त ब्रांडनबर्ग गेट के सामने ही खड़ा हूं और ये एक तरह से मिनी इंडिया बना हुआ था कुछ घंटे पहले, पर अब होगा हार्ड डिप्लोमेसी पे फोकस, बिजनेस पे फोकस। और उसके बाद पीएम मोदी की आगवानी की जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने। सिद्धांत सिब्बल, ज़ी मीडिया, बर्लिन। अब आपको ये दिखाते हैं कि भारत से जर्मनी चाहता क्या है, या फिर ये कहें कि यूरोप क्या चाहता है भारत से। तो वॉर के बीच यूरोप भारत से ये उम्मीद कर रहा है कि वो रशिया से दोस्ती तोड़ दे, और रशिया से दोस्ती तोड़कर भारत को क्या करना होगा, नेटो के करीब आना होगा, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत उन यूरोपीय देशों के नजदीक आना होगा। लेकिन भारत की पॉलिसी तटस्थता वाली रही है, न्यूट्रलिटी वाली रही है, और भारत को आपने एब्सटेन करते हुए देखा है यूएन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर।
भारत पहले भी ये साफ कर चुका है कि वो अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक ये तय करेगा कि उसे किसकी दोस्ती चाहिए और उसे किससे दोस्ती नहीं रखनी है। यूरोप भी चाहता है कि भारत को हथियारों का विकल्प मिले, यानी अभी जिस तरह से हथियारों के लिए भारत रशिया पर काफी निर्भर करता है, ऐसे में रशिया पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए यूरोप एक विकल्प के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करना चाहता है। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि यूरोप दौरे में प्रधानमंत्री मोदी के सामने आखिर बर्लिन की नई दीवार क्या है। बातचीत के टेबल पर बैठने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ कुछ इस तरह मिले। पीएम मोदी की विदेश नीति में इस तरह की मुलाकात नई नहीं है, लेकिन यूरोप में वॉर के बीच इस तरह की तस्वीर अहम हो जाती है, क्योंकि इस वक्त पीएम मोदी उस जगह पर हैं जहां से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 1350 किलोमीटर है, जहां पुतिन की मिसाइलें बरस रही हैं। और बर्लिन से पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की दूरी सिर्फ 575 किलोमीटर है। पोलैंड का जिक्र इसलिए क्योंकि वहां रूस के खिलाफ हमले की तैयारी चल रही है। नेटो से जुड़े देश संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में 20 देशों के 18,000 से ज्यादा सैनिक हैं। भारत की एक अपनी विदेश नीति मेरे ख्याल से एक अलग लेवल पे चली गई है अब। और इस दौरे के दौरान, क्योंकि देखिए जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ और ऑफ कोर्स स्कैंडिनेवियन, डेनमार्क एंड ऑल, ये सब यूरोपीय लीडर हैं, जर्मनी और फ्रांस तो है ही हैं। इनके साथ वार्ता करके, और ब्रिटेन से हम ऑलरेडी कर चुके हैं बोरिस जॉनसन से, आई थिंक भारत बहुत ही क्लियर कट रूप से अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट सामने रखेगा हर एक काउंटर पार्ट के साथ। जहां तक जर्मनी का सवाल है तो वो इस युद्ध में रूस के खिलाफ तो है, लेकिन ब्रिटेन की तरह आक्रामक नहीं है। लेकिन फिर भी भारत को जर्मनी से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जर्मनी भारत और रूस की दोस्ती के बीच में दीवार खड़ी करना चाहता है। अमेरिका की तरह जर्मनी की भी कोशिश भारत और रूस में दरार पैदा करना है। जर्मनी के चांसलर पीएम मोदी को अगले महीने होने वाली G7 की बैठक में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाने का मन बना चुके हैं। दूसरी ओर नेटो के कई देश वॉर पर निष्पक्ष रुख को लेकर भारत से नाराज हैं, जबकि जर्मनी चाहता है कि भारत जैसी बड़ी ताकत को दबाव के जरिए नहीं, प्यार से अपनी तरफ किया जा सकता है। सारे देशों का यह प्रयास है कि भारत और रूस के रिश्तों के बीच में दूरियां बढ़ाई जाएं। इसके लिए वो भारत को जैसे कई कैरेट्स भी दिखा रहे हैं कि भाई आपको क्या चाहिए हम आपको देते हैं। अब जर्मनी कहता है कि हम आपको वेपन्स भी देते हैं, अमेरिका भी कहता है देते तो हैं, परंतु किस कीमत पर। हमें जो रशिया से आर्म्स मिलते हैं उसकी कीमत अलग है, राइट। अब हमें अगर जर्मनी के आप हमसे खरीदो, वो तो अपने कीमत पे देगा ना, तो भारत को अपना हित भी देखना है। पर प्रयास रहेगा जर्मनी का भी, फ्रांस का भी। जहां तक रूस का सवाल है तो पुतिन कई बार खुलेआम यूरोप को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं, यानी खतरे में जर्मनी भी है और फ्रांस भी, ब्रिटेन भी है और यूरोप के यूक्रेन समर्थक बाकी देश भी। लेकिन इन खतरों के बीच पीएम मोदी का पैगाम यही है कि युद्ध भड़काने की नहीं, युद्ध रोकने की जरूरत है, और ये जरूरत हथियार भेजकर पूरी नहीं की जा सकती। इसके लिए संवाद जरूरी है। सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, बर्लिन। तो संवाद से ही समाधान निकलेगा। भारत का स्टैंड एकदम क्लियर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। अब अगली खबर हमारी है महाराष्ट्र में ठाकरे भाइयों के बीच जो महाभारत हो रही है। कल राज ठाकरे ने औरंगाबाद में बड़ी रैली की और धमकी दी कि 4 मई से अगर मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज तेज हुई तो अच्छा नहीं होगा। राज ठाकरे की धमकी पर बड़े भाई उद्धव ठाकरे एक्शन के मूड में दिखे। राज ठाकरे के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और 4 मई से क्या वाकई महाभारत छिड़ने जा रही है? सवाल के जवाब इस रिपोर्ट में।
तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। आज ही परिस्थिती आहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। औरंगाबाद की रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जमकर गरजे। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर हटाने को लेकर उद्धव सरकार को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया। राज ठाकरे ने कहा कि 3 तारीख को ईद है, वो त्योहार खराब नहीं करना चाहते, लेकिन 4 तारीख को किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने उद्धव सरकार को चुनौती दी कि 3 मई के बाद अगर लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं हुई तो मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आज तारीख 1 आहे, उद्या तारीख 2 आहे, 3 तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। राज ठाकरे ने साफ किया कि वो महाराष्ट्र में शांति चाहते हैं, कहीं भी दंगा भड़काने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को ये बात समझने की जरूरत है। लाऊडस्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे। आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। राज ठाकरे को कुछ शर्तों के साथ औरंगाबाद में रैली की इजाजत दी गई थी। अब औरंगाबाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि रैली में शर्तों का पालन हुआ या नहीं। पुलिस ने रैली के टेप मंगवाए हैं और लीगल टीम से सलाह ली जा रही है। शर्तों का उल्लंघन होने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ग्राउंड रिपोर्ट जब आएंगे अधिकारियों के अलग अलग पहलुओं का, उन रिपोर्ट का अवलोकन करके फिर अगर देखा जाएगा अगर कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी शर्तों का जिक्र किया, संकेत दिए कि औरंगाबाद रैली में अगर शर्तें तोड़ी गई होंगी तो कार्रवाई होगी। कुछ शर्तों के साथ इसको परमिशन दी गई थी। अभी भाषण तो हुआ है, अभी इस भाषण में क्या क्या शर्तों उन्होंने रखी है, क्या क्या उल्लंघन किया है, इसके बारे में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर स्टडी कर रहे हैं। वो एक लीगल ओपिनियन लेके इसका रिपोर्ट डीजी मुंबई को भेजेंगे। यानी महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव सरकार आमने सामने आ गए हैं। राज ठाकरे ने औरंगाबाद के बाद और भी जगहों पर रैली करने का ऐलान कर दिया है। वो लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर उद्धव सरकार को घेर रहे हैं। राज ठाकरे ने 4 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर कोई सही रास्ते से नहीं समझेगा तो फिर महाराष्ट्र में जो होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। औरंगाबाद से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली को 16 शर्तों के साथ, जी हां 16 शर्तों के साथ इजाजत मिली थी। अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि रैली में शर्तों का पालन हुआ या फिर नहीं हुआ। रैली की 16 शर्तों में से 2 शर्तें ऐसी हैं जो राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सगळेच्या सगळे लाऊडस्पीकर हे अनधिकृत आहेत। माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के पाठ पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद नवनीत राणा पहले से ही जेल में हैं और अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा को लेकर एक बयान दे दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की। दरअसल पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली की इजाजत दी थी। पुलिस ने शर्त लगाई थी कि रैली में 15,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित न किया जाए। राज ठाकरे की रैली में भारी संख्या में लोग जुटे।
1 लाख की क्षमता वाला मैदान खचाखच भरा था। मैदान के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही। रैली की इजाजत देते वक्त एक और शर्त थी, नारेबाजी, दंगा या अशिष्ट व्यवहार न करें। रैली में राज ठाकरे ने जोशीला भाषण दिया, समर्थकों में उत्साह दिखा, जमकर नारेबाजी हुई। प्रशासन ने दिशा निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी आयोजकों पर डाल दी थी। शर्तों में इस बात का भी जिक्र था कि नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब औरंगाबाद पुलिस रैली का पूरा टेप देख रही है। अगर उसमें नियमों का एक भी उल्लंघन पाया गया तो आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इस बीच राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर सियासी जंग छिड़ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है और कहा है कि जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि जो 4 तारीख की धमकी दी है, जो लोग भी अगर कानून हाथ में लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी राज ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने राज ठाकरे को शब्दों का चयन सोच समझकर करने की सलाह दी। सबसे पहले तो राज ठाकरे जी धमकी देने वाले कौन होते हैं? थोड़ा शब्दों का चयन राज ठाकरे जी को भी सोचकर करना चाहिए। मुझे पता है वो किसी न किसी तरह येन तेन प्रकरण अपना पॉलिटिकल करियर शायद फिर से शुरू करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जिस भाजपा को वो क्रिटिसाइज करते थे आज उसके साथ गलबैया करने को तैयार हैं। बीजेपी ने भी इशारों में अजान के वक्त ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तंज कसा कि आज सुबह 4:45 बजे भी ध्वनि प्रदूषण कानून भंग हुआ। आज भी सुबह 4:45 बजे ध्वनि प्रदूषण का भंग हुआ। कुछ धर्मस्थल पर अनधिकृत विदाउट परमिशन लाउड स्पीकर लगाए गए। यानी स्पीकर पर महाराष्ट्र की सियासत लाउड हो गई है। राजनीतिक दल 2 खेमों में बंट गए हैं। ठाकरे परिवार के 2 सदस्य आमने सामने आ गए हैं। अब निगाहें 4 तारीख पर हैं, क्योंकि उस दिन तक राज ठाकरे ने धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। रिपोर्ट जी मीडिया। धन्यवाद। तो राज ठाकरे एक तरफ लगातार महाराष्ट्र सरकार को कॉर्नर करने की, घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तारीफ वो कर रहे हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर फाइनल स्कोर कार्ड दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 53,942 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, यानी आप कह सकते हैं करीब 54,000, जबकि 60,295 लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम किया गया है, यानी वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा थी। लाउड स्पीकर पर योगी आदित्यनाथ का यही मॉडल राज ठाकरे को उनका मुरीद बना रहा है। एक बार फिर से राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन में अपने लिए नया टारगेट ढूंढ लिया है। उनका दावा है कि यूक्रेन की सेना के कंधे पर रखकर अमेरिका और यूरोप के देश अपनी बंदूकें चला रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने इसे रशिया के खिलाफ अमेरिका और नेटो का प्रॉक्सी वॉर बताया है और इसीलिए अब रशिया की सेना यूक्रेन के उन ठिकानों को निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है, जहां अमेरिका और दूसरे देशों से आए हथियार रखे गए हैं। पहले काला सागर से यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार, फिर हेलीकॉप्टरों से बम और रॉकेट का हमला। और अब डोनबास की जमीन से रूसी मिसाइलों का प्रहार।
समंदर, आसमान और धरती तीनों तरफ से दागी जा रही रूस की मिसाइलों का टारगेट एक ही है। रूस के निशाने पर वो हथियार हैं जिनकी बड़ी खेप अमेरिका और यूरोप के देशों से यूक्रेन भेजी गई है। पुतिन का आदेश है कि यूक्रेन को जितने भी विदेशी हथियार मिले हैं उन सबको तबाह कर दिया जाए। इसलिए रूस ने सबसे ताजा हमला यूक्रेन के ओदेसा शहर पर किया। ये रूस की ओनिक्स मिसाइल थी जिसे यूक्रेन की जमीन से ही फायर किया गया। रूस का दावा है कि मिसाइल ने ओदेसा में यूक्रेन की वायुसेना के अड्डे को तबाह कर दिया। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस ने ओदेसा के एयरपोर्ट पर हमला किया, जिससे हवाई अड्डे का रनवे बर्बाद हो गया। Дніпропетровщині, по Одесі знову і знову російські війська доводять, що одесити такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці. Знищено злітну смугу Одеського аеропорту. Ми її, звісно ж, відбудуємо, але Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї. Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти Росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ओदेसा में उसके नागरिक ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन रूस का दावा है कि उसे बदनाम करने के लिए यूक्रेन खुद अपने रिहायशी इलाकों पर बम गिरा रहा है। If you saw the details, you would see that the rockets that hit residential buildings on Odessa were not launched by Russia. It was confirmed. They were from Ukrainian air defense. Because Russia was striking absolutely another military targets with high precision weapons. So the Ukrainians fired and they missed the target, which happens unfortunately, and it resulted in the military infrastructure. It's not to my knowledge that we were striking something else in Odessa. यूक्रेन में विदेशी हथियारों को तबाह करने के लिए रूस ने खार्किव में भी मिसाइलें दागी। यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली रूस की इस्कंदर मिसाइलों का हमला भी जारी है। रूस की सेना का दावा है कि उसका मिशन यूक्रेन की सेना को पूरी तरह लाचार बनाना है, जिसके लिए यूक्रेन के शहरों पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी गई है। реактивных систем залпового огня, а также 2 опорных пункта. Также уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровская Днепропетровской области. Оперативно-тактической авиации ВКС России в течение дня поражены 2 пункта управления, 9 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также 5 складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожено свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области रूस की सेना इन दिनों खार्किव के अलावा मरियोपोल और ओदेसा के बीच खेरसोन इलाके में ही सबसे ज्यादा हमले कर रही है। जाहिर है कि अमेरिका और दूसरे देशों से मिले हथियार भी इन्हीं इलाकों में हैं। जब तक ये हथियार खत्म नहीं होंगे तब तक यूक्रेन को हरा पाना मुश्किल है। इसलिए पुतिन उन हथियारों को खत्म करना चाहते हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप के देश ठान चुके हैं कि वो यूक्रेन को हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन पर रशिया का जब हमला हुआ तब यूक्रेन खुद ये मान रहा था कि वो 4 दिन में जंग हार सकता है, लेकिन आज सोचिए 68वां दिन और यूक्रेन लड़ रहा है, और वजह उसके पास अमेरिका और यूरोप से मिले हथियारों की ताकत है। अब तक 40 देशों ने यूक्रेन को लगभग $800 करोड़ यानी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार भेजे हैं। इनमें ज्यादातर डिफेंस यानी रक्षा के काम आने वाले हथियार हैं, जिनमें एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं। टैंक को नष्ट करने वाले बॉम्ब भी यूक्रेन को दूसरे देशों ने दिए हैं। इसके अलावा राइफल और छोटे हथियारों, साथ ही गोला बारूद की बड़ी खेप भी यूक्रेन को मिल चुकी है।
रशिया का मुकाबला करने के लिए टर्की के ड्रोन भी काफी कारगर साबित हुए हैं, जबकि कुछ दिन पहले अमेरिका ने फिनिक्स ड्रोन और होवित्जर तोप भी यूक्रेन को दी और अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को टैंक और लड़ाकू विमान देने का दबाव भी नेटो पर बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका समेत कोई देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको ये डर है कि भारी हथियारों की सप्लाई से रूस का गुस्सा भड़क सकता है और ये भी हो सकता है कि इससे तीसरे विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो जाए। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यूक्रेन विदेशी हथियारों के दम पर लड़ रहा है। उसका दावा है कि अब तक की लड़ाई में रशिया के 23,000 से ज्यादा सैनिक वो मार चुका है। एक दिन पहले भी यूक्रेन ने रशिया की नौसेना के 2 जहाज डुबोने का दावा किया है। हालांकि इससे रशियन सैनिकों के हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। गुस्से में उनके हमलों की रफ्तार बल्कि तेज होती लगती है। ये तस्वीरें यूक्रेन के मरियुपोल की हैं, जहां अजोवस्टाल इंडस्ट्रियल एरिया में रूसी सेना के टैंकों ने कहर बरपा दिया। इस हमले से पहले यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन का दावा था कि उसने काला सागर में स्नेक आइलैंड के पास गश्त कर रही रूस की नौसेना के 2 बोट्स को डुबो दिया। रूस की नौसेना के ये छोटे जहाज थे जिनका इस्तेमाल सिर्फ गश्त के लिए होता था। यूक्रेन ने इन बोट्स को मारने के लिए तुर्की से मिले TB2 बैरेक्टर ड्रोन से हमला किया था। रूसी नौसेना पर हमले के बाद यूक्रेन की सेना के कमांडर ने ट्वीट किया कि उनके ड्रोन शानदार काम कर रहे हैं। यूक्रेन के इस ट्वीट का मतलब भी समझ लीजिए। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के इसी ड्रोन को मार गिराने के बाद जश्न मनाया और उसका वीडियो जारी करके यूक्रेन के जख्मों पर नमक भी छिड़का था। इसी का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने रूस की बोट्स डुबोने का वीडियो जारी किया, जिसके बाद यूक्रेन के शहरों पर रूस की सेना ने आग बरसाने की रफ्तार बढ़ा दी। खार्किव में रूसी सैनिकों ने इतनी मिसाइलें दागी कि शहर का इंडस्ट्रियल एरिया खंडहर हो गया। इमारतों में लगी आग घंटों बाद तक धधकती रही। तो वहीं मरियुपोल के जिस स्टील प्लांट में यूक्रेन के लोगों और अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने शरण ले रखी है, उस इलाके की इमारतों पर अंधाधुंध गोले बरसाए गए। हालांकि बाद में रूस को रहम आ गया और उसने मरियुपोल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए गोलाबारी बंद कर दी। हालांकि अजोव रेजिमेंट के दिल से रूस के हमलों का डर पूरी तरह निकला नहीं। Коли припиняється наліт авіації, починає працювати корабельна артилерія, а плюс до цього всього сипляться артилерійські снаряди зі ствольної артилерії, і в той же час працює РСЗО «Град», і плюс в той же час працюють снайпери, стрілковка, міномети, танки. डोनबास से लेकर खेरसौन और ओडेसा तक रूस की सेना जिस अंदाज में हमले कर रही है, उससे यूक्रेन को एक बात तो समझ में आ गई है कि पुतिन का इरादा इन शहरों पर कब्जा करना नहीं है। वो इन शहरों को तहस नहस करके यूक्रेन को आर्थिक तौर पर तोड़ देना चाहते हैं और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रशिया यूक्रेन वॉर 68 दिन और रशिया के स्ट्राइक से यूक्रेन अपनी जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा गंवा चुका है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग 15,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपयों की है, जिसमें से 8,800 करोड़ डॉलर से अधिक यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान यूक्रेन को अब तक हो चुका है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक रशिया के हमले में 23,574 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हुई हैं। इसके अलावा 32,182 वर्ग किलोमीटर रिहायशी इलाका भी खंडर हो चुका है।
173 बड़ी फैक्ट्रियां और 11 हवाई अड्डे रशिया के स्ट्राइक्स में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। साथ ही रशिया के हमले में यूक्रेन के 289 ब्रिज और 231 हॉस्पिटल तबाह हो गए हैं। वहीं 866 कॉलेज और यूनिवर्सिटी और 535 नर्सरी स्कूल भी बर्बाद हुए हैं। यूक्रेन के 2 पोर्ट यानी 2 बंदरगाह, वायुसेना के 11 अड्डे और 75 सरकारी इमारतों को भी रशिया ने तहस नहस कर दिया है। तो यूक्रेन के सामने संकट ये भी है कि डोनबास रीजन से लेकर पोर्ट सिटी ओडेसा तक रशिया ने उसके उन्हीं इलाकों पर हमला किया जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। खार्किव को यूक्रेन की आईटी इंडस्ट्री का हब कहा जाता था, खेर्सोन को फ्रूट बास्केट कहा जाता था, ओडेसा के बंदरगाह के बिना यूक्रेन का कारोबार नहीं चल सकता। मारियोपोल में यूक्रेन का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था जिसे रशिया ने तबाह कर दिया। इस बर्बादी की भरपाई एक्सपर्ट्स का कहना है दशकों तक मुमकिन नहीं है। रूस के हर हमले के साथ यूक्रेन विनाश के करीब पहुंचता जा रहा है। यूक्रेन के एक के बाद एक शहर खंडहर हो रहे हैं और हर खंडहर में यूक्रेन में खुशहाली लौटने की उम्मीद भी खंडहर होती जा रही है। यूक्रेन को अब तक अमेरिका और यूरोप के देश यही भरोसा दे रहे थे कि वो पैसे और हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। 2 दिन पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी ज़ेलेंस्की को यही भरोसा दिया। We're in the process of something stronger than Lend-Lease right now. We are not lending or leasing, we are giving support in a very strong way. And the Lend-Lease will not just be for Ukraine, but also for Eastern European countries who are assisting. So it will be as neat as we see where it would be most effective. But we will be ready. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को 33 अरब डॉलर की सहायता के लिए एक प्रस्ताव संसद में पेश किया। अमेरिका को लगा कि इतनी बड़ी रकम यूक्रेन को फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी होगी, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी का हिसाब सामने आया तो अब अमेरिका ने सहायता राशि बढ़ाने के बजाय नया दांव खेल दिया। अमेरिकी सीनेट के नेता ने कह दिया कि रूस के उद्योगपतियों की संपत्ति जब्त करके पैसा जुटाया जाए और वही पैसा यूक्रेन को दे दिया जाए। In the legislation of the 33 billion, I will be adding provisions that allow us to go after the oligarchs, take their money, and send it right to Ukraine. This is the kind of stuff we're talking about. Yachts, mansions. We're here today that because Putin's vicious, nasty, and brutal war against Ukraine needs all the help it can get. And at the same time, we need all the assets we can put together to give Ukraine the aid it needs. रूस के प्रभावशाली नेताओं, उद्योगपतियों के अलावा सरकारी संपत्तियां अमेरिका और यूरोप ने पहले ही जब्त कर ली है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन अपना अभियान बीच में बंद करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और यूरोप के नेता कयास लगा रहे थे कि 9 मई को रूस में विक्ट्री डे के बाद पुतिन या तो जंग जीतने का ऐलान कर देंगे या फिर वो युद्ध का दायरा बढ़ा देंगे। लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध के लिए 9 मई की डेडलाइन बिल्कुल नहीं है। रूस के विदेश मंत्री के मुताबिक जब तक रूस की सेना अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती, तब तक यूक्रेन पर हमला नहीं थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.